हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले भाई सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो सबसे पहली बात करते हैं हम गूगल की। गूगल ने 500 करोड़ की आईपीएल की स्पॉन्सरशिप डील साइन कर ली है और मेजरली यहाँ पे जो इनका सर्च एआई मोड है उसको प्रमोट किया जाएगा और कहीं ना कहीं अंडर यूटिलाइज है ये बहुत ज्यादा। आपको डायरेक्टली चैट जीपीटी खोलने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आप जो भी गूगल पे सर्च मारते हो ऊपर एआई वाले बटन पे क्लिक करो, आपको एआई से बेटर रिजल्ट दिखाई देंगे। एक जमाना होता था जब आई एम फीलिंग लकी करके चीज होती थी। आप कुछ भी गूगल पे सर्च मारते थे, आई एम फीलिंग लकी करो, तो उसके हिसाब से जो बेस्ट पेज होता था वो डायरेक्टली वही पेज खोल के दे देता था। जो लोग उस जनरेशन के भाई कमेंट सेक्शन के अंदर बताना। तो कहीं ना कहीं ये मान के चलो आई एम फीलिंग लकी का अपग्रेडेड वर्जन हो गया, जहां पर वो सारे पेजेस का कॉन्टेक्स्ट समझ के आपको पूरा पूरा आंसर ला के दे रहा है। बहुत ही अंडर यूटिलाइज चीज है। मैं पर्सनली बहुत ज्यादा यूज करता हूँ इसका। बाकी इनको 10 से 15% का डिस्काउंट मिला है इस पूरी डील के अंदर। 180 सेकेंड का फ्री कमर्शियल टाइम भी मिला है। एक मैच के अंदर ब्रांडिंग भी देखी जाएगी और भी बहुत सारी चीजें इनको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बीसीसीआई के साथ में 270 करोड़ की इन्होंने 3 साल की जेमिनी की स्पॉन्सरशिप तो कर ही ली थी। बाकी आईपीएल की बात करके चले तो राजस्थान रॉयल को एक्वायर करने के लिए मित्तल ग्रुप ने भाई कंप्लीट बिड दी है। मतलब ये पूरा पूरा खरीदना चाहते हैं राजस्थान रॉयल को। ड्यू डिलीजेंस वगैरह होना है तो तकरीबन $1 बिलियन के अंदर राजस्थान रॉयल शायद बिकती हुई हमको दिखाई दे। इसके अलावा रिलायंस की बात करके चले तो उन्होंने अपने आईपीओ के प्लान को एक्सेलरेट कर दिया है। भाई जियो का आईपीओ आ रहा है, कहा जा रहा है 2 से 3 हफ्ते के अंदर डीआरएचपी फाइल करते हुए हमको दिखाई देंगे। कुछ न्यूज पहले ही मैंने बोल दिया था। सबसे पहले खबर निकल के आई थी कि भाई जियो का आईपीओ डिले हो रहा है और इसके पीछे का रीजन ये था कि भाई गवर्नमेंट ने वो रूल नहीं निकाला था जहां पर जियो का आईपीओ कम डिल्यूशन के साथ में आ सके। अभी शायद 4-5 दिन पहले की बात है जब खबर निकल के आई कि गवर्नमेंट ने कहा कि भाई ये रूल आ गया है। तभी मैंने बोला था कि भाई जियो का आईपीओ डिले होता हुआ नहीं दिखाई देगा अब, और वही खबर आते हुए दिखाई दे रही है। अब मजे की बात यह है वैल्यूएशन क्या होगी। रिपोर्ट्स की बात की चले तो $133 बिलियन के आसपास वैल्यूएशन हो सकती है, जहां पे 2.5% के आसपास डिल्यूशन हमको देखने को मिलेगा। लेट्स सी क्या होता है। बाकी एटम वर्क की बात करके चले तो भाई B2B मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के अंदर वो घुस गए हैं। इनका भी आईपीओ आने वाला है भाई, और उससे पहले ये B2B बिजनेस के अंदर घुसे और समझो भाई बहुत बढ़िया गेम खेल रहे हैं। ये काम क्या कर रहे हैं, ये बना रहे हैं मोटर और कंट्रोलर्स ओईएम्स के लिए, मतलब अलग अलग कंपनीज के लिए, जैसे कि एयर कंडीशनर हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन्स हो गई। अब आपको लगेगा ये भाई इनके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो पंखे बनाने वाली कंपनी है, ऐसे कैसे होगा। देखो कुछ टाइम पहले ही कंपनी ने क्लेम किया था कि इन्होंने इंडिया का पहला इंडिजीनियस एसी कंप्रेसर बना डाला है। अब वो कैसा होगा कैसा नहीं होगा वो तो मार्केट में आके ही हमको पता लगेगा, बट भाई इन्होंने बना दिया है। चाइना की डिपेंडेंसी कम होती हुई दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इंसेंटिव स्कीम भी चल रही है गवर्नमेंट की, तो कहीं ना कहीं इनको पीएलआई के अंदर भी बेनिफिट देखने को मिलेगा। पहले भी अगर इनकी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखोगे तो ये बीएलडीसी फैन बनाते हैं जिसके अंदर अगेन मोटर चलती है। उसके बाद ये मिक्सर ग्राइंडर के अंदर गए जहाँ पे अगेन मोटर है। उसके बाद जूसर के ऊपर गए जहाँ अगेन मोटर है। फिर एयर प्यूरिफायर के अंदर गए जहां अगेन मोटर है। अब मोटर मतलब पंप है, पंप भी काइंड ऑफ मोटर ही आप कह सकते हो। तो मेरे हिसाब से आईपीओ से पहले इनका बिजनेस एकदम ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि B2B आपको प्रॉफिट भी देगा, B2B आपको अभी ये जो प्रोडक्ट इंसेंटिव स्कीम है इसके अंदर बेनिफिट भी देगा, प्लस आपका रेवेन्यू बहुत ही तेजी से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और कहीं ना कहीं ब्रांड इक्विटी भी बढ़ती है ना इससे। अगर हमको पता लगेगा हमारे घर में जो एसी चल रहा है ये चल रहा है, अब उसके अंदर जो कंप्रेसर है वो इनका है और बढ़िया परफॉर्म करता है, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी ट्रस्ट करने लग जाएगी हम। बाकी भाई वीडियो को देखने से पहले आपको याद देना चाहूंगा अपने लाइक का बटन नहीं दबाया, लाइक का बटन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब। मैं ऐसे ही डेली बिजनेस न्यूज आपके लाता रहता हूँ। बाकी उड़ान की बात करके चले तो वो भी रिवर्स फ्लिपिंग कर रहे हैं इंडिया के अंदर, मतलब इनका भी आईपीओ आता हुआ दिखाई देगा। उड़ान का भाई समझ में नहीं आता क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। ऑल्दो इन्होंने भी स्केल डाउन तो किया था। फाइनेंशियल 25 के अंदर बात करके चले तो इन्होंने अपना रेवेन्यू बहुत तेजी से घटाया था, 4561 करोड़ पे ले गए, जहां फाइनेंशियल ईयर 22 के अंदर 10,000 करोड़ का रेवेन्यू था, वो 4500 पे आ गया आने वाले 2-3 साल के अंदर। मतलब बिजनेस नीचे गया है। और हाँ आप कह सकते हो कि इनके लॉसेस 37% घटे हैं, बट आप 1000 करोड़ से ऊपर का लॉस रिपोर्ट कर रहे हो और आपका रेवेन्यू 4500 करोड़ के आसपास था, तो भाई ये अच्छा बिजनेस तो नहीं लग रहा। अभी इन्होंने जो स्ट्रैटेजी की है पिछले 2 साल से, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट कटिंग स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है, कंसोलिडेशन स्ट्रैटेजी दिखाई दे रही है। जहां जहां काम नहीं चलता वहां ये काम बंद कर रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने जो नॉन कोर बिजनेसेस थे जैसे लाइफस्टाइल हो गया, मर्चेंडाइज हो गया, उन सबको बंद किया। एसेंशियल ग्रोसरी के ऊपर ज्यादा फोकस रखा।
फिर इन्होंने अपनी नंबर ऑफ सिटीज को घटाया, जो पहले 80 होती थी उसको घटा के 16 लेके आए। और यही बात है भाई, मेन इंपॉर्टेंट चीज बिजनेस करने के अंदर एफिशिएंसी है। आपको एक्सपैंड पूरी इंडिया में क्यों होना है, पूरी इंडिया में क्यों बेच रहा है, एक लोकेलिटी पकड़ो, वो तोड़ो, उसके बाद में धीरे धीरे करके अपने डेमोग्राफिक्स को बढ़ाओ, ज्यादा जल्दी बिजनेस इंप्रूव होता हुआ दिखाई देगा। बाकी एथर एनर्जी की बात करके चले तो उन्होंने 500 सेंटर्स कर दिया अपने फाइनेंशियल ईयर 25 के आसपास 277 सेंटर्स थे, ऑलमोस्ट डबल कर दिए हैं। टारगेट ये फाइनेंशियल ईयर 26 के एंड में ये 700 के आसपास अपने टारगेट को लेके जाएगी। दूसरी साइड पे ओला इलेक्ट्रिक है भाई, उन्होंने एक टाइम पे 700 आउटलेट अचीव करे थे, प्लान था 4000 आउटलेट के ऊपर लेके आएंगे, अब घटा के उन्होंने 550 कर दिया है। तो कहीं ना कहीं एथर वैल्यूएशन टर्म्स में भी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अभी नंबर ऑफ स्टोर्स के अंदर भी आगे निकल जाएगा, रेवेन्यू के अंदर तो ऑलरेडी आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एथर ऑलमोस्ट मान के चलो 3 गुना बड़ा हो गया है अगर हम ओला से बात करके चले। एथर बढ़े जा रहा है, ओला घटे जा रहा है। बाकी अडानी ग्रुप की बात करके चले तो उन्होंने जेपी एसोसिएट्स को फाइनली एक्वायर कर लिया है, 14,535 करोड़ के अंदर ये होता हुआ दिखाई दिया है। अब कहानी, ये खबर तो बहुत पहले आ गई थी ना, ये कहानी फिर से रिपीट क्यों हो रही है। एनसीएलटी का अप्रूवल बाकी था, वो अब आ गया है, तो अब ऑन पेपर पूरी रजिस्ट्री हो गई एक तरह से। वेदांता ने चैलेंज किया था इसको कि भाई ऐसा नहीं हो सकता, तो वो सब कुछ खत्म हो गया, अब इनकी हो गई है कंपनी। बाकी बर्गर सिंह की बात करके चले तो 520 करोड़ की वैल्यूएशन पे 82 करोड़ रुपए रेस किया है भाई इन्होंने। बहुत बढ़िया चीज है भाई, बहुत अच्छा लगता है। अर्ली टाइम्स में हमने इनके साथ में पॉडकास्ट किया था, बहुत अर्ली थे उस टाइम पे, और आज कंपनी देखो कहाँ जा रही है। नंबर टर्म्स में बात करके चले तो रेवेन्यू इनका 50% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, 117 करोड़ के ऊपर पहुंच गया, जो कि पहले 78 करोड़ का था। कंपनी के लॉसेस घटते हुए दिखाई दिए 86% से 4 करोड़ से नीचे रहे हैं, तो ओवरऑल अच्छी डायरेक्शन में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मुझे याद है मैंने सीजन 1 ऑफ फाउंडर अनफिल्टर्ड के अंदर बर्गर सिंह भी किया था, बिरयानी बाई किलो भी किया था। बिरयानी बाई किलो उस टाइम पे एक्सपैंड हो रहा था और मेरे को बहुत सारे इन्वेस्टर सर्कल से सुनने में आता था कि भाई बर्गर सिंह तूने गलत पकड़ा है सीरीज के अंदर, बिरयानी बाई किलो देख कितना बढ़िया ब्रांड पकड़ा, ये है वो है। बिरयानी बाई किलो इससे कम वैल्यूएशन के अंदर बिका है भी दिव्यानी को, और ये उनसे आगे निकल गए हैं वैल्यूएशन टर्म्स की अगर बात करके चले तो। बाकी फाउंडर पॉडकास्ट की नई सीरीज बहुत ही जल्दी आने वाली है, जो एकदम अलग होने वाली है। अभी तक आपने शायद इंटरनेट पे वो नहीं देखा होगा जो मैं करने का प्लान कर रहा हूँ। बहुत हो गई जर्नी वरनी, एक्चुअल काम की बात करते हैं। बाकी स्विच की बात करके चले, जो कि 10 मिनट में फूड डिलीवरी करते हैं, उनकी वैल्यूएशन $30 मिलियन के ऊपर पहुंच गई, 2.4x होती हुई दिखाई दी है। 2024 की कंपनी है भाई, ये 10 मिनट के अंदर फूड डिलीवर कर रही है, जहां पर जोमेटो स्विगी ये सब के सब इस बिजनेस को क्रैक नहीं कर पा रहे, ये करके दिखा रहे हैं, पैसा भी रेज कर रहे हैं। लास्ट जो इनके नंबर्स निकल के आए थे वो थे भाई 4 करोड़ का रेवेन्यू, 19 करोड़ का लॉस, जुलाई 2024 से मार्च 2025 के बीच में। हर 1.5 से 2 किलोमीटर रेडियस के अंदर ये अपने डिलाइट सेंटर्स खोलते हैं, वहां से खाना सप्लाई होता हुआ दिखाई देता है। स्विगी वालों ने स्नैक्स शुरू किया था, बंद कर दिया। जोमेटो वालों ने क्विक शुरू किया था, उसको पॉज कर दिया। जेप्टो वालों ने अपने कैफे आउटलेट्स खोले थे, वो हमको ज्यादातर बंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ओला ने भी अपना फूड का बिजनेस शुरू किया था, वो तो कंपनी समझ में नहीं आ रही कहाँ जाएगी। तो कहीं ना कहीं जिस इंडस्ट्री के अंदर बड़े प्लेयर नहीं चल रहे, ये लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। अब नंबर्स उतने नहीं अच्छे दिखाई दे रहे, बट भाई किसके दिखाई दे रहे हैं अर्ली टाइम्स में, तो बस वैल्यूएशन का गेम चल रहा है। बाकी भाई डेटा निकल के आया है, 40% डोमेस्टिक पीएनजी कनेक्शन इनएक्टिव है। और इनएक्टिव क्यों है? क्योंकि पीछे सप्लाई वप्लाई नहीं हो पाई है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है पाइपलाइन की। मतलब घर पे मीटर सेटअप हो गया पर वो चालू नहीं हुआ है, पीछे से पाइपलाइन नहीं कनेक्ट हुई है। मतलब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑपरेशंस का फेलियर है ना। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा कलेश क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, कि अगर आप ये गैस वाली पाइपलाइन के ऊपर होते हो और आपके पास में सिलेंडर वाला सीन चल रहा है, तो आपको उसको सरेंडर करना पड़ेगा, तभी आप वो गैस वाली पाइपलाइन की तरफ जा पाते हो। और जो सिलेंडर में आती है वो होती है एलपीजी, और ये जो पाइप वाली होती है उसको कहते हैं पीएनजी। आपका जो नॉर्मल गैस स्टोव होता है, अगर वो सिलेंडर पे चल रहा है उसको गैस वाले पे लेके जाओगे तो उसके लिए थोड़ी सी सेटिंग चेंज करते हो, फ्लो में थोड़ा वेरिएशन लेके आते हैं। और वाइस वर्सा, अगर अभी मान लो गैस पाइपलाइन नहीं काम करती है, कुछ भी कलेश हो जाता है, उसके चक्कर में सिलेंडर पे शिफ्ट होते हो, तो आपको अपने गैस की सेटिंग को चेंज करवाना पड़ेगा, याद रखना इस बात को। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करके चले तो वो कंसिडर कर रहे हैं लीगल एक्शन ओपन एआई पे लेने के लिए। ओपन एआई जिसके सबसे बड़े इन्वेस्टर खुद माइक्रोसॉफ्ट है, वो अपनी खुद की कंपनी के ऊपर लीगल एक्शन ले रहे हैं, क्योंकि अमेज़न के साथ में $50 बिलियन की उन्होंने डील साइन कर ली है। अब क्या ये चीज इलीगल है? मेरे हिसाब से शायद नहीं है, क्योंकि अभी कुछ टाइम पहले रीस्ट्रक्चरिंग होती हुई दिखाई दी थी कंपनी के अंदर, जहां पर जो क्लॉज था कि भाई ये माइक्रोसॉफ्ट के डेटा सेंटर्स ही लेगी, एक्सक्लूसिविटी रहेगी,
वो खत्म हो गई थी। तो अब ओपनएआई वाले अलग अलग जगहों के ऊपर जा रहे हैं। पहले इनकी AWS के साथ में जो पार्टनरशिप हुई थी वो $38 बिलियन की थी, अब उसको और बढ़ा के $50 बिलियन कर दिए। माइक्रोसॉफ्ट को लग रहा है कि भाई ये तो गलत बात है, क्योंकि ओपनएआई ने $250 बिलियन का कमिटमेंट दे रखा है एज्योर की स्पेंडिंग के ऊपर, मतलब माइक्रोसॉफ्ट का जो डेटा सेंटर है उसके ऊपर। तो अगर कमिटमेंट पूरा नहीं करते तो इसके ऊपर कोई केस वेस हो सकता है। वैसे नहीं, आगे कुछ भी कहो, जो माइक्रोसॉफ्ट ने ओपनएआई के साथ डील कर रखी है ना, बहुत ज्यादा फायदा है माइक्रोसॉफ्ट का, क्योंकि रेवेन्यू शेयरिंग के ऊपर है। ओपनएआई कल को बंद हो जाए, कुछ भी हो जाए, माइक्रोसॉफ्ट अभी भी पैसा कमा रहा है ओपनएआई से, क्योंकि वो जितना रेवेन्यू कमाएगा उनको उसका शेयर देना है माइक्रोसॉफ्ट को, प्रॉफिट का नहीं, रेवेन्यू का। बाकी AWS की बात करके चले तो $600 बिलियन के ऊपर एनुअल रेवेन्यू अपना टारगेट कर रहे हैं 2036 के अंदर। ये बड़ा नंबर है भाई। अभी लास्ट ईयर एस्टिमेट्स की बात करके चले तो $128.7 बिलियन की सेल देखी है उन्होंने, तो यहाँ से वो $600 बिलियन की बात कर रहे हैं। अभी 2026 के अंदर ही $200 बिलियन स्पेंड करने का इनका प्लान है, जहाँ पे $50 बिलियन गवर्नमेंट क्लाउड एक्सपेंशन के लिए खर्च करेंगे। इसके अलावा एनवीडिया की बात करके चले तो एनवीडिया वाले एक नया बिजनेस मॉडल लेके आया है, जहां पर वो अपने एम्प्लॉइज को 50% जो उनकी बेस सैलरी है वो AI टोकन की फॉर्म में देंगे। अभी ये डिस्कशन चल रही है किस तरीके से काम होगा। उनका ये कहना है कि अगर सारा काम AI से ही होना है तो AI के टोकन्स अगर दिए जाए एम्प्लॉय को तो उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई दिखाई देगी और कहीं ना कहीं कंपनी के लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखा जाए तो अच्छी स्ट्रेटेजी है। अब क्या वो सैलरी कट होगा, क्या होगा, या फिर देखो एक नया प्लान ही हो गया ना। अगर कोई नई हायरिंग हो रही है, हमको देने से मान लो किसी को 1 लाख रुपए, अब 1 लाख रुपए में बेस सैलरी मान लो 50,000 रुपए की थी, उसमें से मैंने मान लो 50% $25,000 AI टोकन की फॉर्म का रख दिया। तो मैं जब बंदे को हायर करने जा रहा था, मैंने ₹1,00,000 की जगह रखा 75,000 की सैलरी। साथ में मैंने कहा कि देखो भाई ये सारे रिसोर्सेज भी मिलेंगे काम करने के लिए, या उसको बताया भी नहीं, उसको मिल रहे हैं, जिससे कहीं ना कहीं उसकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो रही है। एनवीडिया के लिए बढ़िया बात यह है कि एनवीडिया के GPUs पे ही सारा का सारा काम चल रहा है, और आने वाले टाइम में जितने लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स हैं वो सस्ते हो जाएंगे और बहुत सारे ओपन सोर्स भी हो जाएंगे, इन्हीं के GPU चलेंगे, टोकन भी इनके, सैलरी भी एक तरह से बंदों की यही खाएगी। बाकी एनवीडिया वालों ने बोला है जो उनके पास में फ्री कैश फ्लो आ रहा है वो इन्वेस्टर्स को ही देंगे। 50% तक इन्वेस्टर्स को देने की बात करी जा रही है। चाहे बायबैक करेंगे, मतलब जो मार्केट में शेयर्स है उनको खरीद लेंगे। अगर आपके शेयर्स मैं खरीद लूंगा तो मतलब आपके पास पैसा आ गया ना, मार्केट में ओवरऑल डिल्यूशन कम हो जाएगी, जिसकी वजह से जो मार्केट के प्राइसेस भी है वो भी ऊपर जाते हुए दिखाई देंगे। दूसरा डिविडेंड की फॉर्म में बात करी जा रही है, जहां पर कंपनी जो प्रॉफिट करती है उसका कुछ परसेंटेज अपने शेयर होल्डर्स को देगी। अभी के टाइम पे भाई बिजनेस बहुत ही खतरनाक चल रहा है इनका। अगर हम इनके डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करके चले तो वो 0.07% का है। अडानी ग्रुप को सीखना चाहिए यहाँ से। ROE की बात करके चले तो भाई 111% का है। यहाँ पे हम बहुत सारी स्टार्टअप्स, इंडियन स्टार्टअप्स की बात करके चले, हम बात करते हैं -30%, -33%, पॉजिटिव होता है तो 2%, 3%। मैं कहता हूँ भाई बेयर मिनिमम 12% तो ब्याज मिलना चाहिए ना। यहाँ हम बात कर रहे हैं 111% की। बाकी हमारी गवर्नमेंट ने नए एयर ट्रैवल रूल्स के बारे में बात करी है। अब ये कब लागू हो गए कब नहीं हो गए नहीं पता, पर सुनने में बहुत कुछ अच्छा लग रहा है। समझ लेते हैं एक बार को। सबसे पहली बात ये कही गई है कि 60% जो सीट्स होती है वो फ्री में दी जाएगी। अभी के टाइम पे 20% फ्री में दी जाती है। अगर आप पहले बुक करा लेते हो तो आपको सीट नहीं लेनी पड़ती, मिडिल सीट के भी कई बार पैसे देने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर PNR के अंदर लोग साथ में है तो वो साथ में ही बैठेंगे, उनको कोई एडिशनल पैसे देने की जरूरत नहीं है। जैसे अगर पति पत्नी जा रहे हैं तो PNR सेम है तो सेम जगह बैठेंगे। उनके साथ में एक बच्चा जा रहा है जिसकी परमानेंट सीट है, मतलब पक्की सीट है, तो तीनों के दोनों एक ही सीट के ऊपर बैठेंगे। अब नहीं मिलेगी तो बात अलग है, बट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि सबको साथ में बिठाया जाए। वैसे मिल जाती है, मतलब मेरा एक्सपीरियंस तो ऐसे ही रहा है। PNR के ऊपर कई बार क्या होता है कि जब ऑनलाइन बुक कर रहे हो तो मिल नहीं रही होती है ऐप से, मैं जाता हूँ काउंटर के ऊपर, प्लीज कर दो, वो कर देते। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे साथ। बाकी ड्रोन स्टार्टअप स्वार्मर की बात करके चले 700% बढ़ता हुआ दिखाई दिया है IPO डेब्यू के बाद में। भाई वो नैसडैक के ऊपर लिस्ट हुए थे $5 के ऊपर, $31 पे क्लोज होते हुए दिखाई दिया। भाई ये होते हैं भाई मजे। IPO की रेंज थी $4 से $6 की, 5 पे होने के बाद 31। तो यही समझ में आ रहा है ये जो ग्लोबल टेंशन चल रही है, ड्रोन की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा देखने को मिल रही है। बाकी मार्केट फिर से अच्छी जाती हुई दिखाई दी है, ये अच्छी बात है भाई। मार्केट कॉन्स्टेंटली पिछले कुछ टाइम से इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। बाकी हमारी करेंसी ऑल टाइम लो पे जाती हुई दिखाई दी है। सेक्टर वाइज देखा जाए, रियल एस्टेट बढ़ा है, IT बढ़ा है, ऑटो बढ़ा है, मीडिया बढ़ा है, कैपिटल गुड्स बढ़ा है, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बढ़ा है,
टेलीकॉम बढ़ा है, इंफ्रा बढ़ा है, निफ्टी का मिड कैप भी बढ़ा है, स्मॉल कैप भी बढ़ा है। एफएमसीजी और मेटल थोड़े से नीचे रहे, बाकी सब बढ़िया है भाई। अब देख लो कौन रहा है ऊपर, कौन रहा है नीचे। बाकी इसी के साथ में हमारी आज की बिजनेस न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट करना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शबा खैर, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड जब भी वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।